हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है बिहार की कृषि, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सभी को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास आपका बिहार से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम है उन सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपका बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देखते हैं बिहार में कृषि के बारे में। तो बिहार आपका एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार क्या है? यह आपका कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। बिहार में आपका आप देखते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्लेन्स ज़्यादा हैं, समतल ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों का आजीविका का साधन क्या है? कृषि है। राज्य की जनसंख्या का आपका 88.7% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की जनसंख्या का आपका 88.7% जित आपके निवासी हैं ये कहाँ रहते हैं? ये आपके गाँव में रहते हैं। उसके बाद जिसमें से आपका 77% से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए किस पे निर्भर है? तो कृषि पे निर्भर है। आप याद रखेंगे कि बिहार क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें आपका राज्य की जनसंख्या का 88.7% लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में निवास करते हैं। और इन सभी लोगों में आपका 77% जो लोग हैं ये अपनी आजीविका के लिए आपका कृषि पर डिपेंड होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट यहाँ पे आपका बनता है। आगे आपका नोट दिया गया है कि बिहार में मैदानी क्षेत्र कितने हैं? 95% है। बिहार में जितने भी आपकी भूमि है इसका 95% क्या है? ये आपका क्या है? मैदानी क्षेत्र है, अर्थात समतल है। उसके बाद हम देखें तो बिहार की भूमि आपका 94 लाख हेक्टेयर है। कितना है? तो 94 लाख हेक्टेयर है। और यह क्या है? यहाँ पे 95% आपका मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। आगे पॉइंट्स को देखते हैं। आगे हमारा है बिहार में कृषि के लिए विशेष परिस्थितियाँ। बिहार आपका कृषि प्रधान राज्य है तो क्यों है? तो यहाँ का क्या क्या विशेष परिस्थिति है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ की मिट्टी क्या है? उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जैसे यह आपका बिहार का नक्शा हो गया, तो हमने देखा था कि बिहार को बीचों बीच आपका गंगा नदी क्या करती है? बिहार को आपका बांटती है। यह आपका गंगा नदी हो गई जो बिहार को आपका बीचों बीच बांटती है। और ऊपर वाला जो समतल होता है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिससे आपका खादर कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो आपका निचला भाग है यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है? बांगर मिट्टी पाया जाता है। बांगर मिट्टी आपका नीचे वाले गंगा के नीचे वाले आपके भागों में पाया जाता है। और बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपका बांगर कहा जाता है। और जो आपका नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होता है इसे क्या कहते हैं? इसे हम खादर कहते हैं। तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है जो आपका खादर है, अर्थात नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है। यह आपका फसल के लिए काफ़ी आपका महत्वपूर्ण मिट्टी माना गया है। तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यह यहाँ की क्या है? विशेषता है। उसके बाद है सिंचाई की उपलब्धता। सिंचाई की भी यहाँ पे व्यवस्था है। ज़्यादातर यहाँ पे बिहार में आपका मानसून के कारण यहाँ पे सिंचाई का साधन पूरा होता है। उसके बाद देखिए तो सस्ते श्रमिक। श्रमिक यहाँ पे सस्ते भाव में मिल जाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ के श्रमिक क्या करते हैं? ये बेहतर श्रम के लिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पंजाब हरियाणा उधर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है? सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए आपका सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। उसके बाद यह है कृषि विविधता की उपस्थिति। यहाँ पे आपका अलग अलग तरह की हम कृषि आपका उत्पादन कर सकते हैं। तो यह भी यहाँ की क्या है? विशेषता है। उसके बाद है अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करना। यह भी आपका कृषि की विशेषता का एक भाग होता है कि ज़्यादातर लोग आपका ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कृषि आपका और अधिक अच्छा से होता है। तो ये सभी आपके विशेषता हो गए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं विशेषता है तो यहाँ की कुछ समस्याएं भी हैं। तो कौन कौन सी आपका कृषि की समस्याएं हैं
उसको हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है जोत का आकार छोटा होना। जोत का आकार छोटा होना इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आप देखते हैं कि बिहार में क्या देखा जाता है, देखा जाता है कि अधिकांश जो ज़मीन है ये काफ़ी छोटे-छोटे पाया जाता है, छोटे-छोटे भागों में पाया जाता है। जैसे आपके पास 2 हेक्टेयर अगर ज़मीन है तो देखा जाता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे है, थोड़ा कहीं और है, थोड़ा कहीं और है, अर्थात 2 हेक्टेयर है तो आपका 10 जगह ज़मीन होगा, एक जगह आपका 2 हेक्टेयर नहीं होता है। तो ये आपका क्या होता है, एक समस्या बनता है कि एक तरह का हम फसल एक जगह नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपका छोटा जो जोत का आकार है, यह क्या है, कृषि का एक समस्या है। उसके बाद क्या है, वित्त की समस्या। वित्त की समस्या अर्थात पैसे की कमी है, किसके कारण, तो गरीबी के कारण है। उसके बाद है आधुनिक तकनीक का अभाव। यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे खेत हैं, छोटे-छोटे खेत हैं, तो इसके कारण हम आधुनिक तकनीकों का ज़्यादातर हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक आपका समस्या हुआ। उसके बाद है सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मानसून पर निर्भरता करते हैं, यह आपका एक समस्या हो गया। अगर मानसून ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा, मानसून नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका कृषि का एक समस्या ही है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है बिहार में फसल विभाजन। तो फसल को हम विभाजित करें तो बिहार में फसलों के आपके 3 भाग विभाजित होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक होता है आपका खरीफ फसल, दूसरा आपका होता है रबी फसल, तीसरा आपका होता है गर्मा या जायद फसल। यहाँ से आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा आपका खरीफ फसल है, इनमें से कौन सा रबी फसल है, इनमें से कौन सा आपका गर्मा या जायद फसल है। तो एक एक कर हम इसे समझते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो सिंपली आप इसको याद रखना चाहें तो इसको आप याद रख सकते हैं कि यह आपका बरसात का फसल होता है, बरसात और गर्मी से आप इसे याद रख सकते हैं। यह आपका खरीफ फसल। तो देखिए यह आपका जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल जो आपका होता है इसे जून जुलाई में बोया जाता है और आपका अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। जैसे आपका हो गया धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया। यहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आपका खरीफ फसल नहीं है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि खरीफ फसल को किस महीने में बोया जाता है। तो याद रखेंगे जून जुलाई में बोया जाता है और काटा कब जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हमारा है रबी फसल। तो रबी फसल किसको कहते हैं, तो रबी फसल यह आपका अक्टूबर नवंबर में, अर्थात खरीफ फसल के जस्ट बाद इसका हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं और मार्च अप्रैल में इसे क्या करते हैं, काट लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आपका है गेहूँ। गेहूँ क्या है, ठंडी के दिनों में बोया जाता है। जौ हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके रबी फसल है। तो आप ध्यान रखेंगे कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। अगला हमारा सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है गर्मा या जायद फसल। तो देखिए गर्मा या जायद फसल यह क्या होता है, तो इस फसल को आपका खरीफ एवं रबी के बीच 2 माह के अंदर में बोया एवं काटा जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसे कब लगाया जाता है, गर्मा या जायद फसल, तो जैसे आपका खरीफ और रबी फसल होता है, रबी फसल का मार्च अप्रैल में जैसे कटाई होता है उसके बाद इसे हम लगाते हैं, और ये आपका धान को रोपने से पहले आपका जून जुलाई से पहले आपका तैयार हो जाता है। इसमें आपका जैसे सब्जी हो गया, उसके बाद आपका तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, मूंग, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके गर्मा या जायद फसल होते हैं। तो ज़्यादातर इसमें सब्जी से रिलेटेड आएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। देखिए तो जायद फसल या गर्मा फसल कब बोया जाएगा, तो इसका आपका महीना होता है मात्र 2 माह का। कब से कब तक, तो यह आपका रबी फसल के बाद में इसे बोया जाता है और आपका खरीफ फसल को लगाने के पहले इसे काट भी लिया जाता है। तो आप इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए नोट दिया गया है कि सबसे अधिक नलकूप सिंचाई वाले जिले पटना, किशनगंज और अररिया है। नलकूप सिंचाई पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपका पटना में है, उसके बाद किशनगंज में है, उसके बाद अररिया में है। जबकि रोहतास में सबसे नलकूप सिंचाई है। सबसे कम नलकूप पूछे तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका रोहतास हो जाएगा, क्योंकि यह नहर सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है। रोहतास में क्या है, रोहतास में आपका ज़्यादातर नहर से ही सिंचाई की जाती है।
इसलिए यहाँ पे नलकूप सिंचाई की कमी पाया जाता है। तो नलकूप सिंचाई ज़्यादा कहाँ है? तो पटना में है। सबसे कम कहाँ है? तो रोहतास में है। आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे आपका नोट दिया गया है कि ट्यूबवेल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा निजी नलकूप योजना शुरू की गई है। ट्यूबवेल परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा आपका निजी नलकूप योजना शुरू की गई है। यह आपका करेंट का क्वेश्चन हो गया, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे आपका है नहरों से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। ऊपर ही हमने देखा है कि रोहतास में आपका सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है और नलकूप से ज़्यादा कहाँ होता है? तो पटना में होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है बिहार की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक जिले। तो बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और इसको उत्पादन करने वाले शीर्ष जिले कौन हैं? तो गेहूं पूछे। देखिए हमने देखा था कि रोहतास में आपका नहर से ज़्यादातर सिंचाई होता है। नहर से ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। तो देखिए रोहतास में होता है, तो नहर से ज़्यादा सिंचाई यहाँ पे होगा तो यह मानसून पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है, न ही नलकूप पे डिपेंड है। तो नहर का पानी तो हमेशा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका गेहूँ का उत्पादन होता है और चावल का भी उत्पादन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे आपका नहर से सिंचाई किसका होता है? तो नहर, लास्ट में क्या है? तो र से आपका बन गया कॉम्बिनेशन, यहाँ पे रोहतास में होता है और रोहतास में ही आपका सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और चावल का उत्पादन होता है। बात करें मक्का की, तो देखिए मक्का का लास्ट में क है और यहाँ पे कटिहार में भी क है। तो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कटिहार में होता है। दलहन का उत्पादन आपका पटना में होता है। मखाना की बात करें तो मखाना आपका मधुबनी में होता है। इसका भी देखिए, इसे फर्स्ट से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद लीची, तो लीची तो सब कोई जानता है, मुजफ्फरपुर का लीची आपका फेमस होता है। तो यह आपका इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है बिहार में जोत का आकार। बिहार में जोत का आकार के बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे आपके ज़मीन ज़्यादातर पाया जाता है। बड़े ज़मीनों की संख्या क्या है? बहुत कम है। टुकड़े टुकड़े हिस्से में आपका अलग अलग शेयर में लोगों के पास ज़मीन मौजूद है। तो देखिए सबसे पहले आपका है सीमांत जोत। तो सीमांत जोत क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम जो ज़मीन होता है इसको हम कहते हैं सीमांत जोत और यही सबसे ज़्यादा बिहार में है। कितने लोगों के पास है? तो 91%, 1% लोगों के पास क्या है? ये आपका सीमांत जोत है। उसके बाद आपका आता है लघु जोत। तो लघु जोत किसको कहते हैं? तो 1 से 2 हेक्टेयर का जो ज़मीन होता है इसको हम कहेंगे लघु जोत। यह कितने लोगों के पास है? तो यह मात्र आपका है 5.85% है। उसके बाद है अर्ध मध्यम जोत। यह कितने को कहा जाता है? तो यह आपका 2 से 4 हेक्टेयर ज़मीन को कहा जाता है। यह कितना है? तो यह आपका मात्र 2.56% है। उसके बाद आपका आता है मध्यम जोत। तो मध्यम जोत कितनी ज़मीन को कहते हैं? तो यह आपका कहा जाता है 4 से 10 हेक्टेयर ज़मीन को कहा जाता है। यह कितना है? तो यह आपका सबसे कम है, 0.5% है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह हमने बिहार की कृषि से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने कम शब्दों में यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।